नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान में एक विशेष चर्चा का दौर चल रहा है और वो है मरु प्रदेश नामक नए राज्य के गठन के संबंध में। अभी भारत सरकार के द्वारा एक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के मध्य, और इस सत्र में कुछ आपकी चीज़ें हैं वो रिवील की गई है, जैसे कि महिला आरक्षण पर इसमें है वो डिबेट होगी, चर्चा होगी। इसके अलावा समान नागरिक संहिता और आपका वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और इस संबंध में एक और भी बात कही जा रही है कि राजस्थान का इसमें पुनर्गठन होने की भी एक आपका जो विधेयक है वो लाया जा सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का अगर पुनर्गठन होता है, मध्य प्रदेश नामक ये जो नए राज्य बनने की बात कही जा रही है, ये अगर नया राज्य बनता है तो इसमें संवैधानिक क्या प्रावधान है, किस प्रकार से संविधान में क्या संशोधन करना पड़ेगा, 368 के तहत करना पड़ेगा या साधारण बहुमत से ही ये हो जाएगा, तो क्या कुछ प्रावधान है वो हम चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, जो आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अंत में हम इस जो मध्य प्रदेश नामक नए राज्य की बात हो रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसका जो मैप है ये जारी किया है, ठीक है, तो ये मैप किसने क्या बनाया है और इस संबंध में क्या आपकी यानी कि किस आधार पर ये नया प्रदेश बनाए जाने की मांग है वो चल रही है। ये मांग वैसे आज की नहीं है, लगभग 2009 से ये चली आ रही है। कभी धरने होते हैं, कभी प्रदर्शन होते हैं, ठीक है, तो इनका हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर राजस्थान का पुनर्गठन होता है, राजस्थान से किसी नए राज्य का गठन किया जाता है, तो इस संबंध में इसको बनाने का अधिकार किसको है, नया राज्य बनाने की शक्ति है वो किसके पास में है, ये हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का पहला ही भाग और उसी पहले भाग का जो अनुच्छेद 1 से लगा करके 4 तक है, उसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ आप समझिए, देखिए पार्ट जो फर्स्ट है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये इसका शीर्षक है। आर्टिकल इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल 4 आर्टिकल है। पहला जो आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। यानी कि इसमें भारत के संघात्मक शासन के बारे में भी बात कही गई है। और भारत है ये एक राज्यों का संघ है जो कि अलग अलग राज्यों से मिलकर के बना है, ठीक है। और अभी काफ़ी चर्चा भी चल रही है इंडिया वर्सेज भारत की। तो आपके जो ऑपोजिशन है इनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। तो वर्तमान जो सरकार है वो इस इंडिया नाम से भी काफ़ी है वो इनको चीड़ हो रही है, ठीक है। तो इस संबंध में भी आपका काफ़ी है वो भारत, जहाँ पर पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब ज़्यादातर भारत शब्द का है वो प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा भारत का संविधान ही कहता है, इसका पहला आर्टिकल कहता है कि भारत और इंडिया ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि एडमिशन और री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना। भारत में कोई नया राज्य प्रवेश होना चाहता है तो प्रवेश किया जा सकता है, और स्थापित राज्य की भारत के संघ राज्य अलग, जो आपका भारत का जो संघ बना हुआ है, ठीक है, उसमें जितने भी स्टेट्स हैं उसके साथ में अलग जो स्थापित राज्य को भी हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा अनुच्छेद बताता है। इसके तहत हमने सिक्किम को शामिल किया, गोवा को शामिल किया, तो ये आपका इसी के तहत है वो हुआ था। अब जो हमारा राजस्थान जिसका पुनर्गठन किया जाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश नया राज्य बनने की बात हो रही है, तो ये जो बात है ये इस तीसरे आर्टिकल के तहत हो सकती है। इसमें क्या कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और न्यू और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि नए राज्य का गठन के बारे में इसमें बात की गई है, यानी कि किसी भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, और जो आपका अस्तित्व में है राज्य कोई भी, उस राज्य का
क्या किया जा सकता है, क्षेत्र में अल्टरनेशन किया जा सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और उसके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और ये काफ़ी किया है। बाउंड्री में परिवर्तन की बात करें तो काफ़ी राज्यों में ये चीज़ की है। और आपने जम्मू कश्मीर को देखा होगा, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको अलग 2 भागों में विभाजित करके 2019 में एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर इत्यादि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके अलावा राज्यों के नाम की परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम का, जो उत्तर प्रदेश वर्तमान नाम है, इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम, इसका परिवर्तन कर दिया, वो भी इसी तीसरे आर्टिकल के तहत किया गया था। इसके अलावा बाद में हमारे जो मद्रास राज्य था उसका नाम तमिलनाडु कर दिया, मैसूर राज्य था उसका नाम कर्नाटका कर दिया, उड़ीसा राज्य था उसका नाम ओडिशा कर दिया। तो इस प्रकार के नामों में भी परिवर्तन है वो इसी अनुच्छेद के तहत है, वो होते रहे हैं। अब चूंकि राजस्थान का जो अलग पुनर्गठन की बात की जा रही है वो आपके इसी तीसरे अनुच्छेद के तहत की जा रही है, और इस अनुच्छेद को थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं तो ये कौन कर सकता है, ये शक्ति किसके पास में है। तो ये इस तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का गठन, उसके क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन है, वो संसद कर सकती है। किसके माध्यम से? विधि के द्वारा। ठीक है, तो संसद कानून बना करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो संसद विधि के द्वारा कर सकती है। अब इसमें देखिए, इस अनुच्छेद के तहत संसद इस प्रकार से काम कर सकती है कि किसी एक नए राज्य या उस संघ शासित प्रदेश का क्या कर सकती है, आपका गठन कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है, यानी कि नया राज्य है वो बना सकती है। या कोई भी एग्जिस्टिंग जो राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उन 2 या 2 अधिक राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बना सकती है। या फिर 2 राज्य हैं, उन 2 राज्य के कुछ कुछ एरियाज को, कुछ कुछ पार्ट्स को अलग करके एक अलग से स्टेट है वो बना सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि किसी राज्य की सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती हैं, उसके क्षेत्र में कमी कर सकती हैं, यानी कि क्षेत्र को इंक्रीज बढ़ा सकती हैं और उसमें कमी भी कर सकता है। साथ साथ में उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये आपका तीसरा अनुच्छेद है, वो हमें ये सारी जानकारी देता है। तो इसके लिए क्या संसद है वो अपनी मन मर्जी से कर सकती हैं काम, किस प्रकार से इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है या साधारण बहुमत से भी काम हो जाता है, या फिर राज्यों की स्वीकृति भी बाध्यकारी होती है, तो वो चीज़ें हम देखने समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि अगर राजस्थान जैसे स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वो कितनी आसानी से हो सकता है या उसमें कितनी क्या कठिनाई आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विशेष तौर पर राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे और इसको आप दूसरे स्टेट के संबंध में भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर राजस्थान का पुनर्गठन किया जाना है, राजस्थान से 2 राज्यों का गठन किया जाना है, यानी कि एक आपका मरू प्रदेश जो नाम दिया जा रहा है, इस मरू प्रदेश का गठन किया जाना है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो आपका विधेयक जो लाना है वो पड़ेगा। ठीक है, और वो कौन लाएगा, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी है वो कानून ला सकती है। ठीक है, और ये जो विधेयक है ये पूर्व स्वीकृति के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के पास में भेजना होगा। ठीक है, तो ये जो आपका विधेयक है ये तो कोई भी ला सकता है। ठीक है, राज्यसभा में, उच्च सदन में या निम्न सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसके लिए किसी सरकारी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकारी व्यक्ति यानी कि मंत्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई आपका जो सांसद है, इसका सदस्य है राज्यसभा या विधान जो लोकसभा का, ये सदस्य बिल ला सकता है। ठीक है, तो ये जो बिल लाएगा उसके बाद में इस बिल को पूर्व स्वीकृति के लिए, पूर्व सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास में है वो भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में ये बिल आया है तो इस बिल को राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य के पास में, राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य के विधानमंडल के पास में उसकी राय जानने के लिए राष्ट्रपति है वो भेजेगा। तो पहले राष्ट्रपति के पास में आया। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करेगा कि ये जो विधेयक है ये किसको भेजेगा, राजस्थान की विधानसभा के पास में भेजेगा। विधानमंडल का वैसे मतलब होता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, लेकिन राजस्थान में चूंकि विधान परिषद है नहीं,
केवल और केवल विधानसभा है, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा के पास में भेजेगा। और विधानसभा को ये एक निश्चित समय देंगे, राज्यपाल एक निश्चित समय देंगे कि इस समयावधि के अंदर अंदर आपको अपनी राय है वो हमें प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो ये बिल है वो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के लिए विधानसभा को भेजेगा, राजस्थान विधानसभा को, और राजस्थान विधानसभा को एक निश्चित टाइम पीरियड में इनका जवाब है, इनकी सहमति के संबंध में क्या इनका राय है, इनकी जो राय वो आपको राष्ट्रपति को है वो भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये भेज सकते हैं और ना भी भेजें, और अगर इन्होंने नहीं भेजी तो राष्ट्रपति है वो फिर इसको है इसकी बाध्यकारी नहीं है, इनकी राय राज्य की नहीं भेजते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रपति है वो इनको स्वीकृति दे देंगे और फिर आपके संसद के सदन में इसको है वो पेश किया जाएगा और फिर आपका वोटिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो स्वीकृति है वो केवल और केवल नाम मात्र की स्वीकृति है, और इनकी जो अगर जो राय है वो राय ये मान भी सकते हैं और राय को नकार भी सकते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछा जाएगा, और ये आपका मूल संविधान में नहीं था, 5वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1955 में। इसमें ये बात जोड़ी गई कि भाई आप जिस राज्य का फॉर्मेशन कर रहे हैं या उससे न्यू स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो कम से कम उस राज्य की विधानमंडल से पूछा तो जाए वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय रहती है। ठीक है, लेकिन यह केवल आपकी एक औपचारिकता होती है, केवल पूछा जाता है, हो सकता है उसकी सहमति माने ना माने, ये आपके राष्ट्रपति पर और संसद पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनका राजस्थान विधानसभा के पास में आएगा और ये विधानसभा एक निश्चित समयावधि में इनको है वो आपका रिप्लाई देंगे, क्या वो राय देती है वो राय है वो इसके साथ में शामिल की जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति है वो दे दी जाती है, और ये जो स्वीकृति देकर के फिर आपके सदन में यानी कि संसद में पेश किया जाता है। संसद में अब संसद के किसी भी सदन में है जिसने पहले है वो इसके लिए लाया था उसी में पहले आपका भेजा जाएगा और वोटिंग की जाएगी। जैसे कि पहले आपका लोकसभा में वोटिंग की जा सकती है, ठीक है, या राज्यसभा किसी में। ठीक है, अब लोकसभा में जाएगा तो वो लोकसभा में भी इसमें जो साधारण बहुमत के द्वारा क्या होगा, इसको पारित किया जाएगा। देखिए, किसी भी विधेयक को पारित करने पर भारतीय संसद में 3 तरह के कुछ प्रोविजन किए गए हैं। वो प्रोविजन कौन से हैं? एक तो साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इसके लिए अगर ये जो एक्ट बनाना है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, तो इसमें साधारण बहुमत से ये नहीं बनेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ में आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर किसी नए राज्यों का पुनर्गठन करना है या नया राज्य बनाना है या नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो सदन है हमारे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1, यानी कि उपस्थित और आपके प्रेजेंट सदस्य और वोटिंग करने वाले सदस्य, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का इसमें 50% से अधिक क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। मान लिया कि 400 सदस्य है वो आपके लोकसभा में उपस्थित हुए वोटिंग के टाइम में, ठीक है, और 400 उपस्थित हुए और 400 ने ही वोटिंग कर दी। ठीक है, अब 400 ने वोटिंग की तो इसमें 201 है, 400 ने वोटिंग की तो 201 की अगर वोटिंग इसमें पक्ष में आ गई, 201 वोट आ गए इस विधेयक के संबंध में कि राजस्थान का पुनर्गठन किया जाए, मरु प्रदेश राज्य बना दिया जाए, तो फिर लोकसभा में ये विधेयक है आपका पारित हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में भी यही प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, राज्यसभा में भी क्या प्रोसेस रहेगी, यही रहेगी, साधारण बहुमत। और जब राज्यसभा में साधारण बहुमत मिल जाता है तब ये लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद का काम वहाँ पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद में ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास में चला जाएगा। और राष्ट्रपति से चूंकि पूर्व में स्वीकृति ली हुई होती है तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, उनकी फाइनली स्वीकृति दे देंगे और स्वीकृति देने के बाद में भारत राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा और
ये एक आपको ध्यान में रखना है कि इसके तहत जो ये संशोधन किया जाता है, ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, 368 के तहत है वो जो संविधान संशोधन होता है, उसके तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में राजपत्र में प्रकाशित होगा और फिर आपका भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा और भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें भी नई चीज़ जोड़ी जाएगी। कौन सी अनुसूची? तो पहली अनुसूची है, उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का उसमें वर्णन है कि भारत के जितने भी जो राज्य नए बनते जाते हैं तो वो चीज़ें उनमें इंसर्ट की जाती हैं। तो भारत के वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वो उन पूरी की पूरी एक से लेकर के 28 तक की लिस्ट है वो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है। दूसरी अनुसूची में जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, संघ शासित प्रदेश है, उसकी लिस्ट है वो दूसरी अनुसूची में दी गई है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें है वो इंसर्ट की जाएगी पहली अनुसूची में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन करना है, नया स्टेट बनाना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसी चीज़ें हैं वो ये इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं वो काम में ली जाएगी। अगर कोई संघ शासित प्रदेश बनाना है तो उस संघ शासित प्रदेश के संबंध में उस प्रदेश की विधानमंडल के लिए स्वीकृति की या उसके राय की आवश्यकता नहीं होती है। ये राय केवल राज्यों के गठन या उनके पुनर्गठन, निर्माण या उसके फॉर्मेशन के संबंध में ही मांगी जाती है और ये राय भी बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत किस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर सत्ता पक्ष के पास में पर्याप्त बहुमत है तो चाहे भारत के कितने भी राज्य हो बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की ये एक मांग उठ रही है कि मरू प्रदेश, और ये मांग लगभग 2009 से आपकी है वो पश्चिमी राजस्थान के लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। और विशेष तौर पर अगर बात करें तो ये जो शेखावटी के और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के ये जो उत्तर पश्चिमी जो भाग के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा इसकी मांग है वो उठा रहे हैं। लेकिन ये जो आपका दक्षिण पूर्वी वाला मेनली एरिया और उत्तर पूर्वी वाला जो ये एरिया है ये राजस्थान से है वो अलग, यानी कि मरू प्रदेश है। इसमें पहले तो देखिए अभी जो हमारे 50 जिले हैं वो टोटल हो गए हैं। पहले हमारे 33 जिले थे, तो उसमें इस प्रदेश में 13 जिलों को शामिल करने का है वो बात की जा रही थी। लेकिन अब चूंकि जिले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो अब ये बात की जा रही है कि इसमें 20 जिलों को मिलाकर के मरू प्रदेश है वो बनाया जाए। इसमें ये लोग ये भी कहते हैं कि ये दुनिया का 9वां गर्म भूभाग है। देश का लगभग 14.5% से अधिक यहाँ पर खनिज का उत्पादन होता है। देश का 27% यहाँ तेल और गैस का उत्पादन होता है और इसमें 20 जिले वो शामिल हैं। इन्होंने इसका क्षेत्रफल भी बता दिया है, जनसंख्या भी बता दी, लिटरेसी रेट वो कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इसमें जो बेरोजगार है वो कितने हैं और पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो किसी भी चीज़ को बनाना है वो बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत ही आसान होता है। राजस्थान का जब गठन किया गया था, राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था तो जोधपुर वाले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, अलवर भरतपुर वाले आपके एक अलग यूपी में मिलना चाहते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग जो राजाओं की अलग अलग विचारधाराएं थी, उनको किस प्रकार से हमारे जो नेता हैं सरदार पटेल जी, इनके नेतृत्व में किस प्रकार से उन्होंने समझा बुझा करके एक किया और अंततः ये हमारा इतना प्यारा राजस्थान है वो अस्तित्व में आया। और जब इसको तोड़ने की बात कही जा रही है तो ये मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई थी, यही नीति हमारे साथ में होने वाली है। इसलिए हमारा जो राजस्थान है ये अखंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान है वो होना चाहिए और इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए। आंतरिक स्थिति की बात करें तो जिले हैं वो जिलों में आपका फेरबदल हो जाए वो ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन राजस्थान है वो राजस्थान ही रहना चाहिए। इस प्रकार से उनका विखंडन है वो नहीं होना चाहिए। आपकी इस संबंध में क्या राय है आप भी ज़रूर बताएं। अब इस पर अगर भाषाई आधार पर हम बात करें तो इसमें आपका वैसे मेवाड़ को शामिल नहीं किया है। मेवाड़ को आपका जो राजस्थान पूर्वी राजस्थान है इसके रूप में है वो इसमें शामिल करने का प्रयास है वो किया गया है।
तो अगर हमारे भाषाविद हैं मोतीलाल मेनारिया जी की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया जी ने मेवाड़ी जो बोली है, इस मेवाड़ी बोली को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। तो मेवाड़ी का भी मारवाड़ी में काफ़ी हद तक इसमें बोली में भाषा में है वो साम्यता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का अगर सांस्कृतिक आधार पर अगर देखा जाए तो ये भी राजस्थान काफ़ी विविधता से भरा हुआ एकता वाला हमारा राज्य है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, इस मरु प्रदेश का उल्लेख की बात करें, ऐतिहासिकता की बात करें तो मरु प्रदेश का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में मरु प्रदेश और इसको धानव और मरु प्रदेश की संज्ञा दी गई है। धानव और मरु की संज्ञा है वो ऋग्वेद में दी गई है। मत्स्य का नाम भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा एक जालोर के जो प्रत्यार शासक थे वत्सराज, इस वत्सराज के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण आपके साहित्यकार हुए थे जिनका नाम है उद्योतन सूरी। इन उद्योतन सूरी ने भीनमाल में रहते हुए कुवलयमाला नामक ग्रंथ लिखा और इस कुवलयमाला में ग्रंथ में इन्होंने पश्चिमी राजस्थान के लिए मरु भाषा नामक भाषा का है वो प्रयोग किया था कि यहाँ पर मरु भाषा का प्रयोग है वो किया जाता है। अबुल फजल ने आईन अकबरी जब लिखा तो उसमें भी राजस्थानी पश्चिमी राजस्थानी के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। और अभी भी राजस्थान में कुछ लोग जो राजस्थान की भाषा राजस्थानी को एक मान्यता देने की है वो बात कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, राजस्थान को राजस्थानी भाषा है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आपका विभाजन है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और अगर इनकी भाषा के आधार पर बात करें तो इसमें ये जो प्रदेश हैं ये लगभग आपका भाषागत दृष्टि से तो ठीक ठाक है। यहाँ पर आपकी बांगड़ी जो आपकी गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान में, विशेष तौर पर जो आपका शेखावटी क्षेत्र में है यहाँ शेखावटी बोली, रांगड़ी, ठीक है, खेराड़ी, डटकी, थड़ी इत्यादि ये जो आपकी बोलियां हैं ये सारी की सारी इसमें आ जाएगी। और बाकी पूर्वी जो भाग है इसमें बात करें तो हमारी मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, वांगड़ी है, ये सारी की सारी आपके पूर्व राजस्थान के अंतर्गत है वो इसको समाविष्ट किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो भाषागत दृष्टि से तो बात ठीक है, लेकिन इस प्रकार का जो विभाजन है वो हमें फिर क्या है वो अलग थलग है वो कर देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये एक चर्चा का विषय था और आप लोगों में से बहुत से लोग हैं वो कमेंट करके भी फोटो भी भेज रहे थे, सर ये क्या सिचुएशन है, अभी हमने जो ज़िले हैं वो काफ़ी हद तक हम तैयार कर रहे हैं, फिर ये आया है तो बिल्कुल भी पढ़ाई अब छोड़ दे, क्या करें। तो आपको अभी पढ़ाई जारी रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। 50 ज़िले बने हैं, उस 50 ज़िलों के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें। और भी अगर 1 2 4 8 ज़िले जितने भी अगर नए बन जाते हैं तो भी आपको पहले वाले अब जो बन गए हैं वो चीज़ें तो आपको याद करनी ही है, बाकी वाली 1 महीने भर में आपको सारी अपडेट है वो पता चल जाएगी। दूसरी बात है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इस पर भी जो कमेटी है वो गठित की जा चुकी है और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कुछ फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर राजस्थान पर पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन आ जाएगा और आपकी जो एग्ज़ाम इत्यादि है वो भी काफ़ी है वो आगे है आपकी जा सकती है। ठीक है, तो ये मेनली इसके संबंध में बात थी। मेनली आपको ध्यान में रखना है इसका संवैधानिक प्रोविज़न क्या है। बाकी इस संबंध में अगर आपके इंटरव्यू लिखित परीक्षा होती है तो आपसे राय पूछी जा सकती है कि कितनी तार्किक है, कितनी तर्कसंगत है। तो कुछ आप इसके पक्ष में भी लिख सकते हैं और कुछ आप आलोचनात्मक दृष्टि से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। बाकी आप लोगों की क्या राय है अखंड राजस्थान के संबंध में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।